स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और टोटल मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे इसी क्लास में। क्रोनोलॉजी देख लेंगे। क्रोनोलॉजी देखने के बाद आप किसी भी नोट से, मेरे नोट से अगर पढ़ोगे तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद लेना, मात्र 150 रुपीज़ में है। ठीक है, ये मेरी जो PDF है प्रोवाइड कर रखी है मैंने, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, GK 2020 एंड इथिक्स जो है हमने आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रखा है। इथिक्स आपको कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे मिलेगा। वहाँ पे क्या करना, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एम रेलवे करके सर्च करके। मेरा जैसे ही आपको लोगो दिख जाएगा, कुछ इस तरह से लोगो दिख जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे हमने पुणे मेट्रो के भी PYP पेपर अपलोड कर रखे हैं, जो पोस्ट ऑफिस के भी PYP पेपर अपलोड कर रखे हैं, और इथिक्स का जो PDF है, फ्री PDF, वो भी प्रोवाइड कर रखा है। तो आप पढ़ने वाले बनिए, पढ़ाने वाले हम रेडी है यहाँ पे। ठीक है, और प्लीज़ मुझे मत बताइए कि मिडिवल इंडिया नहीं आएगा, मॉडर्न इंडिया नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मुझे पता होता है एग्जाम में क्या आता है। जिन लोगों ने मेरा PDF परचेस कर रखा है उन लोगों से पूछिए, PDF से ही क्वेश्चन आ रहे। इवन कमेंट सेक्शन में भी कमेंट देखना। ठीक है, मुझे बस इस बात का ही बुरा लगता है कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं आपको कुछ भी पढ़ाने के लिए। एक वीडियो, एक क्लास अगर डिज़ाइन करना हो तो मेरी टेक्निकल टीम को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि उठा लिया फ़ोन और चलो स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मुझे भी अगर आपको कुछ पढ़ाना हो तो मुझे देखना पड़ता है कि किस डोमेन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री से बन रहे तो फिर मैं एंशिएंट हिस्ट्री में क्या चैप्टर ऐसा पढ़ाऊँ कि जिससे ज़्यादा बच्चों को जो है क्वेश्चन बन पाए। हम फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करें, लोग फ्री में इतना ज़्यादा प्रोवाइड करते भी नहीं है। जितना जान हम लगाते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए उतना कोई भी नहीं लगाता। ठीक है, इसीलिए हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उनका ड्यूरेशन देखने को मिलता है हमें। जो हम एनालिटिक्स देखते हैं वो लोग ज़्यादातर हमारे ही क्लास फॉलो करते हैं। आप देख लो कहीं पर भी इतना अच्छे से GK कोई नहीं पढ़ाता, इतना फ्री वे में कोई नहीं पढ़ाता। अगर हिस्ट्री भी पढ़ाना हो तो हिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ाते लोग। मैं पूरा स्टोरी की तरह बताती हूँ, आंखों के सामने मूवी की तरह चलता है, लेकिन आप लोग फिर ऐसे कमेंट करते हो, मुझे बुरा लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नहीं, मैं ऐसे मानती हूँ कि 100 में से एक बच्चा कर सकता है, लेकिन क्यों? आपको अगर पता नहीं है तो क्वेश्चन मत कीजिए। हाँ, कहीं गलती हुई तो फिर मैं तो डायरेक्टली आप लोगों को अपोलोजाइज कर देती हूँ, करेक्शन बता देती हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर देती हूँ। अगर कुछ गलती हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन जो चीज़ें आपको पता नहीं है प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ी या फिर मुझे गुस्सा मत दिलाइए। ठीक है, माफ़ी तो दूर की बात है क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, बट जिस चीज़ के लिए लाइक छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाते हैं, बहुत पुराने वीडियोस पे, और वहाँ पे बोलते हैं मैम ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, आप क्यों पढ़ा रहे हो। मतलब अब क्या बोलूँ मैं, अब मेरे पास शब्द ही नहीं है वैसे लोगों के लिए। मैंने बुलाया तो नहीं है आपको, है ना, आप खुद आए हो, आपको अच्छा लगा इसलिए आपने पूरा वीडियो कंप्लीट देखा, और फिर बाद में बोलते हो मैम नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ये गलत बात है। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। चलिए, मूड ऑफ नहीं करना चाहती मैं बिल्कुल भी। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं, फोटोज़ मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर से इनके बारे में बुक्स लिख रखे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रखे हैं हिस्ट्री के बारे में, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से हम पढ़ेंगे 1498 से लेके, ठीक है, 1947 तक, आज़ादी का पूरा कार्यकाल 1498 से लेके 1947 तक का पूरा कार्यकाल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो फॉरेन कंट्री है उन्होंने इंडिया को डिस्कवर कर लिया था। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से देखो, जो पोर्तुगीज़ है, पोर्तुगीज़ की जो, पोर्तुगल की जो कैपिटल है लिस्बन, वहाँ से एक जो सेलर है निकलता है, केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकत आता है। कब आता है? 1498 में आता है। तो इस तरह से सी रूट का जो है मैप मिल जाता है वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया में आने का। ठीक है, तो कौन आया था तब? वास्को द गामा आया था। आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा, स्कूल की बात याद आ गई होगी आपको, मैम पढ़ाती थी ना, मतलब मोस्टली मैम ही होती थी हिस्ट्री में, अगर आपके सर होंगे तो सर। तो इस तरह से देखो, ये पूरा अच्छे से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। ये यहाँ लिस्बन से
ये देखो, ये है पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल। तो ये लिस्बन से होते हुए आया, आते 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 ये कहाँ पे आया, यहाँ आया, कहाँ, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका में। और फिर यहाँ से होते हुए ये पहुंचा कालीकत। कालीकत कहाँ, केरला में। तो कालीकत केरला में पहुंचने के बाद पोर्तुगीज था वो। एक्चुअली हुआ क्या था, जो ओटोमन एम्पायर थी तुर्की में, उन्होंने लैंड रूट बंद कर दिए थे। लैंड रूट बंद कर दिया, अब रास्ते बंद हो चुके, तो हम अलग रास्ते तो ढूंढते ही है। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में किंग हुए, उन लोगों ने अपने इम्पोर्टेंट जितने भी सेलर्स थे उन सब की ट्रिप स्पॉन्सर्ड की। पोर्तुगीज से जो मतलब लिस्बन से जो एक्चुअली वास्को द गामा निकला था, तो वहाँ के भी किंग ने इसको बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे, बहुत सारी चीज़ें इसके जो है शिप में लोड की थी। ये खुद प्रिंटिंग मशीन लेके आया था वहाँ से, बहुत सारी चीज़ें लेके आया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये लेकर आया इस तरह से। और ये ओटोमन एम्पायर ने लैंड रूट बंद कर दिया, इसीलिए लोगों ने वेस्टर्न कंट्री में, एक्चुअली वेस्टर्न कंट्री के लोगों ने नया सी रूट ढूंढ के निकाला। किसके लिए, इंडिया के लिए। इंडिया कैसा था, देखो, अगर आपको इंडिया पता चल गया, ठीक है, इंडिया का अगर आपको मैप मिल गया, तो आप ईस्ट साइड में जितने भी कंट्रीज है, जैसे चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज में आप घूम पाओगे लैंड रूट से, क्योंकि सी रूट बहुत महंगे होते थे पहले, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जोग्राफिकली, ठीक है। इसलिए इंडिया के साथ लोगों के अलायंस देखना आप, यूएसए का अलायंस हमारे साथ अच्छा है, रशिया का अलायंस हमारे साथ अच्छा है। हालांकि रशिया और यूएसए एंटी पार्टी है, फिर भी उन दोनों का अलायंस हमारे साथ अच्छा है। क्यों, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होंगे और हमेशा रहेंगे, ठीक है। मतलब हम हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, अभी भी है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम चेंज तो होने वाले नहीं, हमारी जगह तो शिफ्ट नहीं होगी ना। तो इसीलिए अगर आपको ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कांटेक्ट करना है तो इंडिया के साथ अच्छे संबंध या फिर इंडिया से रूट बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज के राजाओं ने फुल्ली स्पॉन्सर करके उनकी ट्रिप्स उन्हें यहाँ भेजा। इसके पहले एक्चुअली क्या हुआ था, स्पेन का कोलंबस निकला था। कोलंबस था यहाँ इंडिया में ही आना था, लेकिन बंदे का जो है कंपास खराब हो गया, और कंपास खराब होने की वजह से एक तो जो हमारा सी है उसमें कुछ दिखाई तो सी रूट में, मतलब सी में कुछ दिखाई तो देता नहीं, इसे डायरेक्शन समझ में नहीं आई, और फिर ये भटकता हुआ पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका पहुंचा और इसने कहा, ये एक्चुअली उसने अमेरिका नहीं कहा था, उसे कहा था यूरोप का एक्सटेंडेड पार्ट कहा था, और उसने यूरोप जो अमेरिका है उसको यूरोप का एक्सटेंडेड पार्ट ही कहा। लेकिन उसके बाद अमेरिको वेस्पुसी करके एक सेलर निकला, उसने कहा ये अमेरिका मतलब नॉट अमेरिका, ये अलग कॉन्टिनेंट है। और फिर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऐसे दो अलग कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुए, और अमेरिको वेस्पुसी के नाम पे उस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका हुआ, ठीक है। इस तरह से याद रखना आप। तो इसके पहले भी बहुत सारे सेलर निकले थे इंडिया को ढूंढने के लिए, लेकिन लकी वन कौन रहा, तो वो था वास्को द गामा। कब पहुंचा, 1498 में। कहाँ पहुंचा, कालीकत, केरला में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब मैंने जैसे टाइटल में लिखा है 1498 टू 1757 यूरोपियन कंपनीज एंटर इंडिया। अब यूरोपियन कंपनीज एंटर इंडिया का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पोर्तुगीज नहीं आए, पोर्तुगीज के साथ साथ डच भी आए, स्पेनिश लोग आए एंड ब्रिटिश आए, ठीक है। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये चाहते थे हमारे साथ कांटेक्ट बनाना, क्योंकि इनको फिर ईस्ट के कंट्रीज से अच्छा खासा पैसा मिलता था। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। 1498 से लेके 1757 तक इन लोगों ने बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे अपना काइंड ऑफ मार्केट बना लिया, एंड ये इनकी मोनोपोली होने लगी। मोनोपोली मतलब सिर्फ एक ही लोगों के हाथों में मार्केट की कठपुतलियों की तरह ये जो है इनके हाथों में सारी की सारी पावर होती है। लाइक किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाना है तो ये लोग बढ़ा सकते हैं, किसी चीज़ का प्राइस कम करना है कम कर सकते हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनको जो है ये डिमोलिश कर सकते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की ये काइंड ऑफ एक तरह का डिफेमेशन कर सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा बनाकर या फिर बताकर बेच सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी 1757 के बाद।
ठीक है, तो ये था यूरोपियन कंपनीज एंटर इन इंडिया का। अब देखो 1757 से 1857 में 1857 तक ये इतने कार्यकाल में जो लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आए वो हमारे पर राज करने लगे। ठीक है, मतलब इतने छोटे से स्पैन में, एक टाइम लिमिट के स्पैन में इन लोगों ने हम पर सत्ता करना शुरू कर दी। ये ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज्यादा लोग थे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोग बहुत कम थे, लाइक 400:4 लाख। ठीक है, ये रेशो था, ऐसा रेशो था, फिर भी ये लोग हम पे राज करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग इन लोगों को सुपीरियर समझते थे। हमें लगता था, मतलब हमारे पूर्वजों को लगता था कि ये इनका जो है नॉलेजेबल लोग है, इनका जो काइंड ऑफ इनकी स्किन की वजह से भी हो सकता है मोस्ट ऑफ टाइम। एंड अभी भी हम जो फॉरेनर को देखते हैं तो कुछ इस नज़रिए से देखते हैं जैसे कि एलियन है। अब आपने कभी मोन्यूमेंट्स वगैरह अगर अगर विजिट किया है तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसी हिसाब से 1757 से लेके 1857 तक इन लोगों ने पूरा का पूरा इंडिया कंकर्ड कर लिया था। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे तो पूरा ही इंडिया इनके हाथ में था। अब लॉर्ड डलहौजी कौन है? देखो ये इमेज में जो बंदा दिख रहा है वही है। तो इस बंदे ने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक पॉलिसी निकाली थी। इस पॉलिसी के अंडर क्या था, जिनके भी सक्सेसर, ट्रू सक्सेसर नहीं है, जो भी राजा के, जैसे सपोज कोई राजा है और उसका खुद का बच्चा नहीं है, लेकिन उसने अगर किसी का बच्चा अडॉप्ट किया है, अपने भाई का, बहन का, तो वो जो पूरी की पूरी टेरिटरी होगी वो पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आएगी। वहां पे अब कोई राजा नहीं होगा, कोई खानदान वानदान नहीं होगा, ऐसे। तो ये इसी के खिलाफ जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई जो है हमारी लड़ी थी, झांसी की रानी, वो भी लड़ी थी। बहुत सारी लड़ाई हुई, लेकिन फिर 1857 तक इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ सोशली इकोनॉमिकली अच्छे से डिमोलिश कर दिया था इंडिया को, मतलब लाइक इसका अच्छे से यूज कर लिया था। ठीक है, फिर 1858 में होता क्या है, 1858 का रिवॉल्ट जिसे कहा जाता है फर्स्ट ग्रेट चैलेंज टू ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर वीर सावरकर के हिसाब से ये पहला ऐसा वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया टू इंडिपेंडेंस, ऐसे करके वीडी सावरकर जो कहते हैं। तो वीडी सावरकर का ये कहना था। तो ये हुआ क्या था एक्चुअली 1857 में, जो ये कार्टिज होते हैं ना, कार्टिज एक राइफल में डालने के लिए कार्टिज जो होते थे, तो उसके ऊपर इसका अपना बीफ का चमड़ा लगाया हुआ था, एंड पिग का, सुअर का चमड़ा लगाया हुआ था। तो जो बीफ का था, एक्चुअली जो गाय का चमड़ा था, वो दांतों से ऐसे कट करके, आई थिंक दांतों से ऐसे कट करके उसे उसमें जो है लोड करना पड़ता था, एंड देन फिर गन पॉइंट करके चलाना पड़ता था। तो गाय वाला जो मांस था उसको टच करने के लिए हिंदू नहीं मान रहे थे, और जो सुअर वाला मांस था उसको टच करने के लिए मुस्लिम नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई। और जो मंगल पांडे है उसने जो है पहली बार, मंगल पांडे ने, इन्हीं का सोल्जर था, ऐसे नहीं था कि इनका सोल्जर नहीं या फिर इनके खिलाफ कुछ लड़ता था, नहीं, इनका ही सोल्जर था। उसने वहां के गवर्नर ने एक्चुअली उनके कमांडर को गोली मार दी। ठीक है, उनके कमांडर को गोली मार दी, और ये बात आग की तरह फैली, और इस तरह से फैली कि 1857 में इनको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को, बहुत बड़ा रिवॉल्ट फेस करना पड़ा। ठीक है, इसमें अलग अलग जो है बंगाल से लोग अलग अलग लड़े, सबने दिल्ली चलो का नारा दिया, एंड बेगम महल, नाना साहेब जी, और बहुत सारे लोग लड़े, रानी लक्ष्मीबाई, तो ये सारे लोग लड़े, लेकिन ये लोग इकट्ठा नहीं लड़े। इसीलिए 1857 में हमें आज़ादी नहीं मिली, वरना आज बात कुछ और होती। ठीक है, तो इकट्ठा क्यों नहीं लड़े? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टेरिटरी बचाना चाहते थे, अपना एरिया बचाना चाहते थे। अगर ऐसा नहीं करते ये लोग, ठीक है, बहादुर शाह जफर, जो मैंने कहा था कि मुगल का लास्ट जो सम्राट है, उसने भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है अपना एक क्या कहते हैं उसे,
पैसा नहीं, अपना टाइम या फिर अपनी मिलिट्री वगैरह दी थी, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो कि इसमें इसका भी योगदान है, ठीक है, उसका भी योगदान था। लेकिन ये सारे लोग इकट्ठा अगर लड़ते तो होता ना, ये लोग अपनी अपनी टेरिटरी में ऐसे लड़ने लगे, ठीक है, ऐसे लड़ रहे थे। तो अब ऐसे लड़ रहे तो अभी इनके साथ लड़ने के लिए इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री थी काफी थी, लेकिन अगर वो इकट्ठा होके लड़ती तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री उतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। 1857 में ही हमें आज़ादी मिल जाती। ऐसा हुआ नहीं। फिर 1858 में हुआ क्या, 1857 के रिवॉल्ट की वजह से वहाँ की जो रानी है वो नाराज हो गई, कहाँ की, ब्रिटिश की रानी, और उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो है टोटली पावर अपने हाथों में ले ली, और 1858 से लेके 1947 तक इंडिया पे क्राउन रूल करने लगा, ठीक है, रूल ऑफ क्राउन कहा जाता है। तो वो उनके हाथों में सत्ता आ गई। अब क्राउन जब रूल करने लगा तो नए नए जो है इनके प्रधान आने लगे, जैसे कि लॉर्ड लाइक डलहौजी तो पहले ही चला गया था, नहीं 1853 तक 1856 तक था, जैसे रिपन वगैरह हो गया। तो ये एज मतलब आप समझ सकते हो कि इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होते थे, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो नाम, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कर्जन वगैरह, ठीक है, तो ये इनके रिप्रेजेंटेटिव आने लगे। 1858 के बाद इस पोस्ट का नाम चेंज करके वायसराय किया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब आता है मेन पॉइंट यहाँ पे, 1885 टू 1947 इसको कहा जाता है फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ, 1885 में हमारी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो लोग हर साल दिसंबर या नवंबर के टाइम पर मीटिंग रखते थे, एजेंडा रखते थे। लेकिन 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज है उसे मॉडरेट फेज कहा जाता है। मॉडरेट फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोगों की नीति क्या थी, प्रेयर एंड पिटिशन की नीति थी। प्रेयर एंड पिटिशन का मतलब होता है कि आप ही हमारे माई बाप हो, बस हमें थोड़ा सा पावर दो, क्योंकि हम यहाँ के लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम भी हमारे सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अब बहुत सारे हिस्टोरियन इस फेज को या इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि 1857 के बाद जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद क्राउन बहुत ज़्यादा जो एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, इनसिक्योर फील करने लगा यहाँ पे, और उसने जो है जाहिर सी बात है उसने अपनी जो है चौकन्ना हो गया होगा क्राउन, ठीक है। क्राउन मतलब अल्टीमेटली वहाँ की जो राजा रानी है वो चौकन्ने हो गई, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली एंड जोग्राफिकली इम्पोर्टेंट था उनके लिए। तो अब चौकन्ना होने के बाद आप अचानक से तो नहीं ना उन्हें लड़ सकते। अगर आप अचानक से लड़ने लग जाओगे तो वो आपको जेल में नहीं डालेंगे। तो इसी हिसाब से मुझे मॉडरेट फेज के लोग बराबर लगते हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते मॉडरेट फेज के लोग, जितने भी जानकार है हिस्ट्री के, इवन जो भी बड़े बड़े यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं सर लोग, वो भी जो है बोलते, इवन मेरी मैम भी, जो हिस्ट्री की मैम थी मेरी, उनको भी मॉडरेट फेज पसंद नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे अभी समझ में आता है तो मुझे लगता है कि मॉडरेट फेज वाले लोग सही थे। अब मॉडरेट फेज में कौन कौन थे, हमारे दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, हमारे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो ये मॉडरेट फेज था, प्रेयर एंड पिटिशन की नीति थी। बाद में 1905 में ऐसा हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर बांग्लादेश को अलग किया था, ठीक है, डिवीजन हुआ था, बांग्लादेश का डिवीजन हुआ था। तो इसके खिलाफ भी मूवमेंट हुए, हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट जिसे कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 1905 से लेकर 1918 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा जाता है। अब एक्सट्रीमिस्ट फेज का क्या मतलब है, ये लोग थोड़े से गुस्सेल थे, ये लोग नहीं मानते थे कि प्रेयर करेंगे, पिटिशन करेंगे, या फिर कोई तारीख पे तारीख, ये इन लोगों का ऐसा नहीं था, इनको पेशेंस नहीं था। एंड बराबर है, क्योंकि तब तक पावरफुल हो चुकी थी आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत पावरफुल हो चुकी थी। तो 1905 से लेकर 1918 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज में
कौन कौन से लोग आपको याद रखने हैं? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष। ठीक है, ये 4 लोग जो थे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे। इन लोगों को चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा था इनका। ठीक है, इस तरह से थे। और इनको जो है 1907 में सूरत में जो मीटिंग हुई थी आईएनसी की, वहां पे जूता चप्पल चल गया था। जूता चप्पल चल गया था, इसीलिए इन चारों को भी जेल की सजा हुई थी। लेकिन अरविंदो घोष भाग गए थे, लाला लाजपत राय एंड अपने बाल गंगाधर तिलक को तो 6 साल की सजा हुई थी, वो जेल में थे। ठीक है, एंड मैंने क्या कहा? लाल बाल पाल। तो बिपिन चंद्र पाल भी जो है आउट ऑफ इंडिया चले गए थे। तो एक्सट्रीमिस्ट का फेज जो है 1905 से 1918, तब तक भी हमें जो है किसी भी तरह की आज़ादी नहीं मिली। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारे तिलक जी ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, समथिंग लाइक दैट ना, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। तो ये जब कब कहा था उन्होंने? 1907 के टाइम पे कहा था। ठीक है, स्वराज मतलब लोकमान्य तिलक के लिए स्वराज का मतलब ये नहीं था कि टोटली पूर्ण स्वराज, नहीं। उनका मतलब ये था कि काम हम लोग करेंगे, डोमिनियंस आपका होगा तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन फिर बाद में 1918 टू 1947 ये आता है गांधीयन फेज। अब गांधीयन फेज का क्या है? देखो 1915 में क्या हुआ था, 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, ये बैरिस्टर है, मतलब बैरिस्टर थे, तो वहां पे ये पढ़ाई कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो एक दिन श्वेत के नाम पे वहां के टीटी ने इन्हें गाड़ी से बाहर फेंक दिया था, ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। टीसी कहते हैं, टीसी सॉरी, टिकट कलेक्टर, टीसी ने फेंक दिया था। तो इन्हें बहुत बुरा लगा और फिर ये वापस आए। कब आए वो? 9 जैन 1915 को। इसीलिए 9 जैन को हर साल हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस इस साल का कहाँ मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया। पिछले साल का 2019 का कहाँ मनाया गया? वाराणसी में मनाया गया। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अब इस साल का मतलब 2021 का तो अभी तक हुआ नहीं, फिर भी आपको ये लिख लेना है। अगर इस साल का वेन्यू अगर डिसाइड है ऑलरेडी, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हुआ यूं कि इससे पहले भी एक्चुअली गांधी जी आए थे, लेकिन इनकी जो नीति थी, ठीक है, अहिंसा वगैरह नहीं करना, इनकी ये नीति थी, तो लोगों ने पहले तो अपनाया नहीं। लेकिन 1915 में ये जब वापस आए और गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर जो पॉलिटिकल गुरु थे इनके, फिर इन्होंने अलग अलग मूवमेंट किए। तो पहला मूवमेंट क्या था इनका पहला मूवमेंट तो देखो कुछ इस तरह से था। अहमदनगर की जो मिल स्ट्राइक हुई थी, इन्हीं का दोस्त था, लेकिन जो मिल का मालिक था इन्हीं का दोस्त था, लेकिन इन्होंने वहां के वर्कर का साथ दिया था। फिर धीरे 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 गांधी जी एक क्राउड के लिए बहुत सारे क्राउड के लिए एक तरह से मसीहा बन चुके थे, एक प्रोमिनेंट पैरामाउंट फिगर बन चुके थे। ठीक है, इसीलिए ये पूरा फेज हमें आज़ादी मिलने तक के फेज को गांधीयन फेज कहा जाता है, बिकॉज ही इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब देखते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट में सबसे पहला मूवमेंट आता है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। इसमें हुआ था जैसे लॉर्ड कर्जन के अंडर ही बांग्लादेश को अलग किया गया। तो बांग्लादेश को अलग करने के बाद हमने चलाया स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो इसमें क्या, हम जितना भी हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट्स है, लोकल प्रोडक्ट्स है, उनको अपनाएंगे, और जितने प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया आ रहे हैं उसका हम बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कब शुरू हुआ था? 1905 में। 1916 से 1917 तो ये होम रूल मूवमेंट। अब होम रूल मूवमेंट क्या है? आयरलैंड से एक लेडी आई थी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट वही लेडी है जो आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है। और अगर आप पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारतीय, ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? वो है सरोजिनी नायडू जी। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है। तो ये आयरलैंड से आई थी एनी बेसेंट, और इन्होंने होम रूल मूवमेंट एक्चुअली वहाँ पे आयरलैंड में किया था। तो एज इट इज़ यहाँ इंडिया में होम रूल मूवमेंट चला था, और उसमें उन्होंने साथ दिया था तिलक का।
एंड तिलक को बाद में उन्होंने जो है ऐड किया था, आईएनसी से इनको निकाल दिया था। तो एनी बेसेंट ने ही सिफारिश की थी एंड तिलक जी जो है अपना क्या कहते हैं उसे आईएनसी में वो ऐड हुए बाद में। तो इस तरह से था। देन 1930 to 1934 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एक्चुअली इस कार्यकाल को एक्चुअली वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर में इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट किया था कि किसी भी तरह का हम कायदा नहीं मानेंगे, लेकिन ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हुआ 1942 के टाइम पे। इसी टाइम पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसमें हुआ यूँ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी मिलिट्री में अपने जितने भी लोग हैं वो ऐड किए जाए, लेकिन जितने भी अपने जो बड़े बड़े क्या कहते हैं उसे हमारे मंत्री थे, बड़े बड़े पदों पे जो हमारे इंडियंस थे, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने अपनी अपनी पदों से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया था कि अब बहुत हो चुका तुम्हारा, अब तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। तो ऐसा डू और डाई वाला जो उन्होंने स्लोगन दिया था वो भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर आगे बातें चलती गई एंड देन वो दिन आता है 1946 का, उसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान में क्या हुआ था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ी। किस लिए, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पे इमेज में देख लेना, यहाँ पे देखो ये है माउंट बेटन, ठीक है, एंड ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था। बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने जो वहाँ के फार्मर्स है उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इसीलिए वहाँ के फार्मर्स ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी और फिर इनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अबुल कलाम आज़ाद जी है। और कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग आए थे ब्रिटेन से, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स वगैरह। तो इनका नाम उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने मेरे पॉलिटी की क्लास में आपको बता दिया था इन तीनों के नाम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना। देन 1947 में माउंट बेटन प्लान। अब माउंट बेटन प्लान क्यों आया, क्योंकि जिन्ना जी नहीं चाहते थे वो इंडिया में रहे, वो अलग एक जो है स्टेट चाहते थे, अलग देश चाहते थे। एक्चुअली जो माइनॉरिटी ने एक्चुअली मुस्लिम मेजोरिटी का अलग से देश चाहते थे। तो वो हुआ किस प्लान के अंदर या फिर किस एक्ट के अंदर, तो वो हुआ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इस एक्ट के अंदर इंडिया एंड पाकिस्तान 2 अलग देश बने, ठीक है। ये है देखो, ये माउंट बेटन है, ये जिन्ना जी है और ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसीलिए मुझे मॉडर्न इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसके साक्ष्य बहुत अच्छे से मिले, फोटोज मिले हैं इनका। जितने भी लोग थे इस टाइम के पढ़े लिखे लोग, उन्होंने हर एक चीज़ अच्छे से नोट डाउन करके रखी है। तो ये जो मॉडर्न इंडिया है, और मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन भी इसीलिए बनते क्योंकि इसका डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो एक क्वेश्चन क्या बना था, एएलपी में क्वेश्चन था, एएलपी आई थिंक रेलवे का एएलपी का ही पेपर था, 9 अगस्त का, मैं देख रही थी ऐसे। तो उस पेपर में था पाकिस्तान जो अलग हुआ इंडिया से वो कौन सा एक्ट है। तो उसमें ऑप्शन थे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड समथिंग लाइक दैट, पाकिस्तान 1945, ऐसे कुछ तो था। तो उसका राइट आंसर है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्योंकि ये एक्ट वहाँ के पार्लियामेंट में, कहाँ के, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में जो है साइन किया गया और इसी को नाम दिया गया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लिखे, नहीं, वो सिर्फ वो पाकिस्तान जो अलग हुआ वो भी इसी एक्ट के तहत अलग हुआ। तो जब भी कभी क्वेश्चन बने, क्योंकि ये गुगली फेंकने जैसा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें जो है रॉन्ग कर सकते हैं आंसर, और अगर निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 तो इतना ज़्यादा रॉन्ग हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अच्छे से सुन लो, पाकिस्तान अलग होने का एक्ट भी क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इस तरह से हमें आज़ादी मिली। अब आपको ये करना है
जितना भी मैंने अभी तक बता रखा है वो सारा का सारा पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन मेरे पीडीएफ में दे रखा है मैंने। वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, पढ़ने के बाद अच्छे से बार बार उसको रिवीजन करना है। और जिनका भी पेपर 5 जन को है, ऑल दी वेरी बेस्ट। जितना आता है उतना लिखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा लिख के आओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्यूरेसी मैटर रखती है। यहाँ पे एक्यूरेट होने चाहिए आपके आंसर्स। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करते रहो। अब मैं आपको बोलूँगी जितना पढ़ रखा है आपने उसको अच्छे से रिवीजन करो। ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा टाइम नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन भी रिलैक्स करो वगैरह, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई स्कूल की एग्ज़ाम नहीं या फिर 4 सालों से पढ़ रहे फिर अब आज रिलैक्स करोगे। जैसे होता ना 12th में वगैरह हम क्या करते थे, 12th की एग्ज़ाम दूसरे दिन है या फिर जो सीईटी वगैरह होती तो हमारे सर लोग क्या कहते थे कि एक दिन बीच में ब्रेक ले लो, अब जब एग्ज़ाम है दूसरे दिन तो अभी रिलैक्स हो, कुछ पढ़ो मत। तो भाई वो 2 साल पढ़ते थे, अब हमें 6 महीने भी नहीं मिले जो वैकेंसी आई है और फिर इसकी एग्ज़ाम होने में। तो आपको दिन एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ पढ़ो। डाउनलोड कर लो, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है नहीं मुझे बताना, और कब किसका किसका एग्जाम कौन सी डेट में प्लीज़ मुझे बताना। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, कमेंट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।